हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग 75 डेज की चैलेंज सीरीज चला रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और इसमें आज हमारा डे 7th है। और डे 7th जो लेक्चर हैं उसमें आपको अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी में आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल और जितनी भी डिफरेंट बॉडीज़ हैं उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहती हैं। और इसके अलावा हम लोग करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, पॉलिटी के करेंट अफेयर्स करेंगे 5 क्वेश्चन। एंड देन सी सेट अभी हम लोग का नंबर सिस्टम चल रहा है तो नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए मिलती है, तो अभी बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं एटलीस्ट आप यू शुड ट्राई, है ना, इसका आंसर देना का कमेंट सेक्शन में आप ट्राई कीजिए। आपकी इसकी PDF जो है, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल PYQpedia पे मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ हाई कोर्ट इन इट्स स्टेट टेरिटरी। इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं, है ना, सबकी हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है उसके टेरिटरी में, है ना। तो ये आपको गलत है, बिकॉज हर स्टेट की टेरिटरी में हाई कोर्ट नहीं है। हमारी संविधान में जो आर्टिकल 214 है ना, 214 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, है ना। हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, बट उसके टेरिटरी में हो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव का है। कोलकाता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार है। मद्रास हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो तमिलनाडु, पौंडीचेरी है। गुवाहाटी असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की है। तो बहुत सारे ऐसी हाई कोर्ट हैं, है ना। अराउंड सेवन सेवन हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसमें आपको जुडिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट में है ना, स्टेट या यूटी में है। ठीक है, तो हर स्टेट की टेरिटरी में तो नहीं है, तो ये तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ईच स्टेट इज प्रोवाइडेड टू हैव अ, हाँ, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, है ना। तो वो कंबाइंड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सही है, 214 में अपना लिखा हुआ है। ठीक है, सो आंसर आपका स्टेटमेंट 2 इज राइट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। देख लो आप कि यहाँ पे जो 25 हाई कोर्ट है हमारे इंडिया में, ठीक है, और उसमें 7 ऐसे हाई कोर्ट है जहाँ पे एक से ज़्यादा वन मोर देन स्टेट और यूटी है। जैसे आप बॉम्बे हाई कोर्ट का देख लीजिए, महाराष्ट्र, गोवा है ना, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। कोलकाता हाई कोर्ट का वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार है। मद्रास तमिलनाडु, पौंडीचेरी। गुवाहाटी का असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। केरला हाई कोर्ट का आपका केरला और लक्षद्वीप है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। और जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी को कवर करता है। तो अगर आप सिर्फ स्टेट की बात कर ले कि दो स्टेट का एक हाई कोर्ट कौन है, तो एक आप याद रख सकते हैं बम्बे हाई कोर्ट का, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, इसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट का, ये सारी स्टेट जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर में जुडिक्शन में। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की पंजाब हरियाणा। तो 2 स्टेट की अगर बात करें तो 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसमें एक से ज़्यादा स्टेट है। समझ गए। और बाकी यूटी वाले तो हैं ही, जैसे वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार इसमें हो गया, पुडुचेरी हो गया मद्रास हाई कोर्ट में। क्योंकि अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज़्यादा कितने हाई कोर्ट में जुडिक्शन है। यूटी नॉट इंक्लूडेड, इसमें बताया है कि यूटी नहीं इंक्लूडेड। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कौन कौन सी। वन इज़ द बम्बे हाई कोर्ट में आपको महाराष्ट्र एंड गोवा का है। फिर मैंने एक कहा था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इसमें पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया, 2 स्टेट की हो गई। और एक गुवाहाटी वाली है ना, गुवाहाटी है, वहाँ पे आपको असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी है। तो 3 ऐसी हाई कोर्ट है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेट है ना। सो आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फॉल अंडर द जुडिक्शन ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ, एपेक्स कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में कौन कौन सी आती है। सो ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है, एपेलेट जुडिक्शन, कॉलेजिएट जुडिक्शन और एडवाइजरी जुडिक्शन। देखिए, जो एडवाइजरी जुडिक्शन है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मुख्यतः 3 जुडिक्शन है। ओरिजिनल जुडिक्शन है, एपेलेट जुडिक्शन है, कॉलेजिएट जुडिक्शन करके कुछ है नहीं ऐसा, है ना। और इसके बाद रिव्यू भी है, रिव्यू जुडिक्शन भी एक आती है ना, रिव्यू जुडिक्शन भी आती है। और देन फिर जैसे मान लीजिए कि ओरिजिनल जुडिक्शन 131 में आपको सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुडिक्शन के बारे में दिया हुआ है। हम आगे देखेंगे कि ओरिजिनल जुडिक्शन में क्या क्या आती है।
देन आपको 132 से लेकर के 134 तक एपेलेट जुडिक्शन है, अपील का, अपील फ्रॉम हाई कोर्ट, है ना, अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सिविल मैटर, अपील आपको क्रिमिनल मैटर में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको एपेलेट जुडिक्शन हो गई। एडवाइजरी जुडिक्शन जो है आपकी वो 143 में है। प्रेसिडेंट को पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पे कंसल्ट कर सकता है। और रिव्यू जुडिक्शन की अगर बात करें 137 है कि रिव्यू ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को भी खुद से रिव्यू कर सकती है, हाई कोर्ट की जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, ठीक है। तो रिव्यू जुडिक्शन, तो ये 3-4 हैं आपके जो जुडिक्शन है। तो इसमें कॉलेजिएट करके जुडिक्शन करके कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये आपका सी नहीं होगा। ये आपको एक्सप्लेनेशन है सारी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर द, मतलब कौन सी जो डिस्प्यूट अगर सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होती है वो एडवाइजरी जुडिक्शन है या एपेलेट है या ओरिजिनल है या रिट जुडिक्शन है। तो हमारे संविधान की जो आर्टिकल 131 है वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे बात किया हुआ है ओरिजिनल जुडिक्शन के बारे में। तो ओरिजिनल जुडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसमें वर्सेज वन और मोर स्टेट, मतलब एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट की लड़ाई हो तो उसका ओरिजिनल जुडिक्शन है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेज एनी स्टेट, है ना, ठीक है, एक या एक से अधिक स्टेट्स का हो सकता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई भी स्टेट, है ना, ठीक है, या स्टेट वर्सेज स्टेट हो, है ना, स्टेट वर्सेज स्टेट हो। तो इन 2-3 केस में आपको ये ओरिजिनल जुडिक्शन आती है। सो ओरिजिनल, ये डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट जो है सो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होगी वो ओरिजिनल जुडिक्शन में आएगी, ठीक है। ये आपको पूरी लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगेन, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, बिल्कुल है। अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और डेट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये आपको ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं आती है। अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी के बीच में अगर होगा तो ये भी आपको ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं आती है ना। ओरिजिनल जुडिक्शन हमने देखा है क्या क्या आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन, एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट, ठीक है ना, और बहुत सारे स्टेट के बीच में, बहुत सारे स्टेट के बीच में, या दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में होगा तो ये ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है, ठीक है ना। तो ये यूटी के बीच में जो है वो ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं आती है, हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट ये लिखा हुआ है। सो द आंसर इज सी 1 and 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। हमारी जो 44वां अमेंडमेंट हुई थी वो 44वां अमेंडमेंट में एक आर्टिकल को प्लेस किया गया था और उस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आपको प्रधानमंत्री की जो इलेक्शन होती है उसमें उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती है। तो ये आपका 44th नहीं है। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1975 में ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना। वहाँ पे लिखा गया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा ये जो होगा वो बियॉन्ड द स्क्रूटनी ऑफ द इंडियन कोर्ट्स, ठीक है। तो ये 39th में था, 44th में नहीं था, पहला गलत हो गया, ठीक है। उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती है इसको। बट इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस होती है ना, राजनारायण केस होती है, उसमें 39th अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती में कहा था कि इट वायलेट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये 39th को इनवैलिड कर दिया गया था। समझ में आया? तो बिल्कुल ये तो गलत हो गया, 44th नहीं है। दूसरा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। 99वां जो अमेंडमेंट होती है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में होती है। 2014 में इसमें आपको 99th अमेंडमेंट एक्ट में इंडिपेंडेंट कमीशन, जज की अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज को अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन बैठाने की बात होती है, ठीक है। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना, 2015 में सुप्रीम कोर्ट इसको कहते हैं कि भाई 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है और एनजेएससी जो एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल एंड वॉइड है, बिकॉज ये जो है सो वायलेट कर रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो दूसरा ओनली सही है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन में सब दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है
द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट। जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में आती है, और जज इंक्वायरी एक्ट जो 1968 में आती है, ये एक्ट इसीलिए आती है कि जो मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी ऑफ जज की जो प्रूफ है ना, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, उसके बारे में उसकी उसकी प्रोसीड्योर को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आती है जज इंक्वायरी एक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में, अब समझिए, अगर किसी जज को हटाना है तो लोकसभा के केस में 100 मेंबर्स देने पड़ेंगे। 100 मेंबर्स दे करके आप स्पीकर को दोगे, है ना, 100 मेंबर्स का साइन करके, मोशन साइन करके। और राज्यसभा के केस में 50 मेंबर अगर साइन करके देता है चेयरमैन को, तो आपको स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करता है, स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करता है कि उसको एडमिट किया जाए कि या रिफ्यूज किया जाए। तो ये जो बोला है कि जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 में ये लिखा हुआ है कि स्पीकर रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, स्पीकर रिजेक्ट कर सकता है। तो पहला तो आपका ऐसे ही हो गया गलत। दूसरा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि इसको डिटेल में लिखा हुआ है कि इनकैपेसिटी ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर में क्या होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हमारे संविधान में 124(4) में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, है ना, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हटाएंगे, और उसमें प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हटाए, और उसमें दोनों हाउस अगर पास करके देगा, उसकी भी है कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, जिस भी हाउस में पास होगा उसकी मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, और 2/3 जितने लोग प्रेजेंट हो, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ये अगर इससे पास होता है तो आपको उसको हटाया जाता है, और ग्राउंड सिर्फ होना चाहिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। लेकिन वो वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, तो हमारे बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है, द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द, मैंने अभी बात की थी कि जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 सिर्फ प्रोसीड्योर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो प्रूफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की जो प्रोसीड्योर है उसको रेगुलेट करती है जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968। If the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires that 124(4) में मैंने बोला है अभी, motion to be backed by each house of the parliament and supported by majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of total members of the house present and voting। तो ये दोनों सही है, 3 and 4 इज राइट, बाकी रॉन्ग है। इसमें एक चीज़ आप समझिए, इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, क्यों ऐसा लिखा हुआ है, और बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका क्या मतलब हुआ, है ना, वाई इट इज रिटन है, क्यों नहीं सिर्फ ये लिखा है कि बाय मेजोरिटी ऑफ ए नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर। लेट अस अज्यूम कि किसी भी हाउस में 120 मेंबर हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो 120 मेंबर में है, तो अगर हमारे पास 2 केसेज हैं, 3 केसेज बात करते हैं। वन इज़ द सिंपल मेजोरिटी, है ना, सिंपल मेजोरिटी होगी तो वो कैसे होती है ना, मेजोरिटी कैसे होगी। दूसरा है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, अपनी सुविधा के लिए 150 ले लेते हैं, ठीक है, सुविधा के लिए 150 मेंबर ले लेते हैं। नाउ सिंपल हो गया 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और दूसरा जो है कि मेजोरिटी एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो आपकी 124(4) में लिखी हुई। नाउ सिंपल जो वोटिंग होगी, तो सिंपल वोटिंग में आपको कितनी चाहिए, 76 चाहिए, है ना, 76 लोग चाहिए हमें, आपको, है ना, सिंपल मेजोरिटी में 76 हमें चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि, सोचिए, अगर मान लीजिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, अगर 100 मेंबर भी आते हैं, अगर 76 मेंबर अगर वोट दे देते हैं तो आपका काम हो जाएगा, है ना। इसके बाद दूसरा है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, तो 150 का 2/3 कितना हो गया आपको, ये 100 हो गया, है ना। तो ये 100 लोग हो गया, तो जितने लोग प्रेजेंट हैं, अगर 120 ही लोग प्रेजेंट हैं तो 120 का 2/3 होगा, है ना, तो 80 वोट ही चाहिए आपको, है ना। तो मान लीजिए कि अगर किसी भी सेशन में विपक्ष पूरा बैकआउट कर जाए, तब तो प्रेजेंट और वोटिंग में जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने वोटिंग है, मान लीजिए कि 150 लोगों की लोकसभा राज्यसभा कुछ भी है, ठीक ना, कोई भी हाउस है। अब इसमें मान लीजिए कि आपके पास में
लेट अस एज्यूम कि 74 लोग हैं जो रूलिंग पार्टी के हैं, ठीक है, और बाकी जो 76 पीपल है वो अपोजिशन की है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। नाउ अगर मान लीजिए कि अपोजिशन बॉयकॉट कर गया या 76 इसके हैं, ठीक है, ठीक है, और तो हमारी जो क्राइटेरिया होगी 2/2, तो मेजॉरिटी का मतलब इसमें क्या हो गया कि कम से कम 76 चाहिए, है ना, आपको 76 वोट तो चाहिए ही चाहिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। अब इसके बाद ये 76 जो होगा वो आपको 2/3 मेजॉरिटी भी होनी चाहिए इसमें, मतलब दोनों कंडीशन आपकी लगेगी, समझिए इस चीज़ को आपको। क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ 76 होता तो जो रूलिंग पार्टी के जितने भी लोग हैं सारे वोट देते हो जाता। तो बस इन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए कि 150 लोग प्रेजेंट है, अगर है ना 120 लोग प्रेजेंट है तो उसका 2/3 भी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो गई। मान लीजिए कि अगर 110 लोग हैं, 110 लोग हैं प्रेजेंट, 110 लोग हैं, ठीक है, 100 कितना कर दूं मैं, चलो 120 है तो 80 हो गया। अब मान लीजिए कि 117 मेंबर है ना, 117 मेंबर हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 39। अगर 114 मेंबर है तो फिर कितनी हो जाएगी, आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, सो आप देख लो एक बार। सो 38, तो ये हो गया 76 मेंबर। तो अभी तक तो अगर मान लीजिए 114 मेंबर ही हैं आपकी हाउस में, 150 की स्ट्रेंथ है बट 114 ही मेंबर है, तभी तक तो ठीक है। लेकिन 114 से जैसे ही 111 मेंबर ही 111 मेंबर है और 2/3 अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग करेंगे तो 3 से कितना हो जाएगा इसमें, 3 3 जा 9 और 3 7 जा, मतलब 74 वोट मिलेंगे। अगर 111 लोग प्रेजेंट है उसका 2/3 अगर वोट देता है, 74 वोट अगर मिलते हैं, तो ये आपको ये वाली क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, तो डिस्पाइट बीइंग 2/3 तो पास नहीं माना जाएगा। तो इसके बाद अगर, ठीक है ना, 2/3 तो चाहिए चाहिए, तो इसका मतलब 2/3 से ज़्यादा होगा तभी ये 74 से ज़्यादा होगा। समझ में आया। सो 1 इज़ द सिंपल मेजोरिटी जिसमें सीधे 50% को क्रॉस करना है। एक हो गया 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो जितने भी प्रेजेंट है उसका 2/3 होगा, तो बात खत्म हो गया। दूसरा है कि भाई 2/3 तो ठीक है, लेकिन 2/3 के अलावा, 2/3 के अलावा, क्योंकि एंड लिखा हुआ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस एंड, ये तो मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ 2/3 में, तो अगर आप जो है सो ज़्यादा मेंबर अगर रूलिंग पार्टी के हो गए, ओपोजिशन के कम हो गए, तो वैसे ही मिल जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए ये कंडीशन लगाई होगी, थोड़ा टफ है इनको निकालना। होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है सो इम्पीच नहीं हुआ आज तक। एक जस्टिस वी रामास्वामी और जस्टिस दीपक मिश्रा पे आया था बट वो पार्लियामेंट में नहीं चला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, है ना, घटा तो सकते नहीं हैं। सो 124(1) में लिखा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जहाँ पे देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ पे एक चीफ जस्टिस होगा, है ना, एक चीफ जस्टिस होगा और 33 अदर मेंबर अभी आज की सिचुएशन में। और वहीं पे लिखा हुआ है कि तब तक होगा जब तक कि अंटिल पार्लियामेंट बाई लॉ प्रिस्क्राइब ए लार्जर नंबर, पार्लियामेंट चाहेगा तो इसको बढ़ा सकता है। सो द इट इज पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इंक्रीजेज नंबर ऑफ जज। आज के समय में क्या स्थिति है, 1 चीफ जस्टिस इंडिया प्लस 33, मतलब टोटल 34 स्ट्रेंथ है, ठीक है, 34 स्ट्रेंथ है। समझ में आया, ये आपको लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, prohibition or limitation of provision contained in the ordinary laws cannot act as prohibition or limitation on the constitutional power under article 142. It could mean which one of the following? हमारी संविधान में ये लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन, है ना, या लिमिटेशन, और प्रोविजन कंटेन इन ऑर्डिनरी लॉज में जो प्रोविजन कंटेन है वो प्रोविजन और लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आर्टिकल 142 के अंतर्गत नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, तो पहली बात तो है कि जब भी अगर बात करेंगे आर्टिकल 142, तो वो बात करती है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, ये इन्फोर्समेंट की बात कर रहा है। तो इसमें आंसर जो आपकी जो देखोगे, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देता है, जो भी जुडिक्शन होता है, वो इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जैसा
इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट जैसे डिसाइड करेगा, है ना, तो पूरी इन्फोर्सेबल होगी थ्रू आउट द टेरिटरी। समझ में आया? समझ में आया? तो ये आपको आर्टिकल 142 में कहता है। सो द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल डिस्चार्जिंग ड्यूटी कैन नॉट चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसी कुछ बात नहीं है यहाँ पे। फाइनेंशियल क्राइसिस में इमरजेंसी की बात है, स्टेट लेजिस्लेचर, तो दिस इज द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ में आया? इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 142 में लिखा हुआ है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसी को भी पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में किसी को भी उसके पास पावर है कि वो किसी को भी बुला सकता है अपने यहाँ, ठीक है ना। कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन करने के लिए बोल सकता है कि भाई अभी डॉक्यूमेंट दिखाओ, है ना, ठीक है, और उसकी कॉन्टेम्प्ट करने के लिए पनिश भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, एक चीज़ और लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कुछ बोलेगा वो लॉ बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोल रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो वो लॉ हो जाएगी, अनटिल पार्लियामेंट उस पर कुछ लॉ ना बना ले। समझ में आया? तो ये चीज़ इसमें पूरी लिखी हुई। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कॉन्स्टेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। भारत का उच्चतम सदन न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। कि संसद ने कुछ बोल दिया कि 99th हम लाएंगे, है ना, तो 99th लाएंगे, या कह दिया कि हम 39th से जुडिशियल रिव्यू हटा देंगे, तो इससे सुप्रीम कोर्ट की जो काम होती है वो बाध्य नहीं होती है। होप आपको ये समझ में आएगा। दिस इज द आर्टिकल 142। अगला है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होगा, है ना। सो इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉ इनेक्टेड लेजिस्लेचर, जो लॉ को इनेक्ट करता है उसकी विजडम पे, है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टिव बिफोर दे आर एस्योर्ड टू बाय द प्रेसिडेंट। सारे लॉ को आपको रिव्यू करने की बात नहीं है। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस। डिफरेंट केसेस और सिमिलर केसेस में जितनी भी जजमेंट है उन सब को आपको रिव्यू करने की, ये भी नहीं है। सो द आंसर इज द पावर ऑफ जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जो ऑर्डर्स है, जो एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर है, जो लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, उसको देखने के लिए, है ना, जुडिशरी क्या करेगा, उसको फिर से रिव्यू करेगा, वो होता है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू जो है इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी, आपको पता है इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस हुई थी, राजनारायण केस, उसमें जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। और इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण की जो केस हुई थी वहाँ पे 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इनकी इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता है, प्राइम मिनिस्टर का भी, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था। जुडिशियल रिव्यू जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक लेजिस्लेटिव एक्शन, जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर जो कुछ बना देती है लॉ, है ना, लॉ पास करती है, उसकी रिव्यू के लिए होती है, लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए। दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए कुछ अगर ऐसा लॉ बनाती है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव। और थर्ड होती है जुडिशियल डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट अपनी डिसीजन को भी करेक्ट कर लेती है, जुडिशियरी की डिसीजन को भी। तो लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियरी 3 तरह की होती है। अब हमारी संविधान में कुछ ऐसी आर्टिकल है जो जुडिशियल रिव्यू के लिए कहता है। जैसे आप अगर देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू में आपको देख लीजिए, कुछ आर्टिकल मैं दिखा देता हूँ। 372 ये कहता है इस्टेब्लिशेज द जुडिशियल रिव्यू द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की लेजिस्लेशन है उसकी जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है 372 में। 13 कहता है कि एनी लॉ विच कॉन्ट्रावेन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट को कोई भी प्रोविजन अगर कॉन्ट्रावेन करता है तो वो वॉइड होगी। 32 एंड 226 में कहता है कि रोल्स ऑफ द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ ए फंडामेंटल राइट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना, समझ में आया। 251 254 है, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ द स्टेट लॉ शैल बी वॉइड। 246(3) इंश्योर द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव पावर ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू द स्टेट लिस्ट। 245 131 137 136 ये भी सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देती है कि कोई भी जजमेंट, प्रोनाउंस और ऑर्डर उनके द्वारा जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपको है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाई कोर्ट जो है ये नहीं कर सकती है, कोई भी हाई कोर्ट जो सेंट्रल की लॉ है, जो सेंट्रल बना रही है ना, उसको इनवैलिड करार देगी, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ये पहला है। दूसरा है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ भी अमेंडमेंट करोगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। ये दोनों गलत है, दोनों के दोनों गलत है। कैसे गलत है? 42वां संविधान संशोधन होती है हमारे यहाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में होती है, वहाँ पे बहुत सारी आर्टिकल ऐड की गई थी, जैसे आपको 32A, 131A, 226A, कौन कौन? 32A, 131A और 226A, ये इंसर्ट किया गया था। और इंसर्ट करने के बाद उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जो सेंट्रल लॉ होगा उसको इनवैलिड सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। समझ में आया? क्लियर? हाईकोर्ट को 131A के तहत हाईकोर्ट को इसके लिए डिप्राइव्ड कर दिया गया था, लेकिन कि हाईकोर्ट सेंट्रल लॉ को इनवैलिड नहीं करार कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड ओनली सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है 1977 में, और ये जितनी भी तीनों प्रोविजन है, तीनों प्रोविजन को रिपील कर दिया जाता है, और फिर जैसा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट दोनों कर सकता है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। अभी आपको पता है कि अमेंडमेंट आप करोगे, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा गया था 1973 में कि वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। समझ में आया? तो इसलिए कोर्ट में तो जा ही सकता है, तो दूसरा भी गलत, तो नीदर 1 नॉर 2। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशियरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्या बात कर रहा है? एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। अगर कोई जज रिटायर कर गया हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, जजेस की संख्या कम है तो क्या कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, वो उनको बुला सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। सो कोई भी रिटायर जज जो सुप्रीम कोर्ट का इंडिया होगा, उसको फिर से बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह बैठने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उसके लिए परमिशन प्रेसिडेंट की पहले से लगेगी। समझ में आया? ठीक है। और जितने भी ये लोग होंगे, ये जो होंगे, इसमें भी ध्यान आपको रखना है कि जो जिस पर्सन को बुलाना है वो अगर कंसेंट देगा कि हाँ हमको बैठना है तभी। ऐसा नहीं है, हमारे संविधान के आर्टिकल 128 में लिखा हुआ है कि रिटायर्ड जज एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में बैठ सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि आपको उनसे पूछना पड़ेगा, उनकी कंसेंट होगी तो, क्योंकि बिकॉज वो रिटायर है तो उनसे कंसेंट भी पूछना है। इसके बाद उनकी जो पावर होगी, प्रिविलेज होगी, है ना, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिटरमिन एंड हैव ऑल द जुडिक्शन पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ, ठीक है, दैट जज ऑफ द कोर्ट। समझ में आ गया, है ना? तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये तो हो गया। दूसरा क्या है? अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया की हाई कोर्ट को खुद का पावर है जजमेंट को रिव्यू करने के लिए। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 215 है कि 215 कहता है कि हर जो एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। आर्टिकल 215। और 226 में क्या है? एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स जजमेंट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट क्या कर सकती है? अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है अंडर आर्टिकल 226। तो ये दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि जो परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सन्याल कमेटी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 आया था, ठीक है। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। संविधान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिला हुआ है कि अगर उसकी कोई कंटेम्प्ट कर रहा है, कुछ अवहेलना कर रहा है, अवमानना कर रहा है, तो उसको पनिश कर सकते हैं। तीसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट डिफाइन किया गया हुआ है। और चौथा है इन इंडिया द पार्लियामेंट वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट, और पार्लियामेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे लॉ बना सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 1961 में 1961 में, है ना, जो हमारी एच एन सान्याल जी थे, एच एन सान्याल जी, इनके नेतृत्व में, है ना, वहाँ पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हुआ करते थे, एक कमेटी बनाई गई थी
और उसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसमें ये बात थी कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिलेटेड जो है सो उनको सुझाव देना था, और इन्हीं सुझाव पे एक एक्ट आई थी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारी संविधान की आर्टिकल 129 और 215 में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ये भी याद समझ में आ गए कि खुद वो अपना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे सजा दे सकते हैं। जो आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं और 150 में ये। तो आपको ये पहला सही है। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इन इंडिया द पार्लियामेंट, तो ये भी सही हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू द पनिश ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ अंडर आर्टिकल 129 एंड 215। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कॉन्टेम्प्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया हुआ है, ये डिफाइन किया गया हुआ है आपको 1971 वाली जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। ठीक है, 142 के 2 में क्या लिखा हुआ है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मान लीजिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास में पूरी पावर है पनिशमेंट करने के लिए कंटेम्प्ट के, अंटिल पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे। तो पार्लियामेंट बाद में बनाई थी 1971 वाली लॉ, समझ में आया। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे लॉ बनाया, और उसी पे ये बनाया गया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो राइट। सो 1, 2 एंड 4 इज राइट, और ये जो है सो नॉट डिफाइंड, तो ये आपको गलत है। ये आपको पूरी एक्सप्लेन की हुई है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द रिट्स इशू बाय द कोर्ट्स कंसीडर द फॉलोइंग। रिट्स पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि मैंडेमिस पे क्वेश्चन है। मैंडेमिस, मांड, इट्स अ कमांड है ना, याद रखने के लिए। विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट के नहीं लग सकती है, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है। मैंडेमिस क्या है, कमांड है ना, किसके द्वारा, कमांड इशूड बाय द कोर्ट, किसको, टू अ पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिशियल। ठीक है, कि भैया आप अपनी ड्यूटी को सही से नहीं कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो इसको आपको ठीक से परफॉर्म करना है। और ये पब्लिक बॉडी के साथ साथ में किसी कॉरपोरेशन के साथ भी हो सकता है, किसी इन्फीरियर कोर्ट को भी हो सकता है, किसी ट्रिब्यूनल के हो सकते हैं, गवर्नमेंट को भी हो सकते हैं, है ना। प्राइवेट एंटिटी को नहीं होता है अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर पब्लिक ड्यूटी कर रहा है तो उसको भी कमांड किया जा सकता है, कमांड कोर्ट के द्वारा इशू किया जा सकता है कि भैया आप ड्यूटी अपना परफॉर्म नहीं कर सकते हो। समझ में आया। सो मैंडेमिस विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक। अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी पब्लिक ड्यूटी कर रहा है तो उसमें मैंडेमिस इशू हो सकता है। समझ में आया, क्लियर। तो पहला सही हो गया। दूसरा है, मैंडेमिस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। मैंने अभी बात की है कि मैंडेमिस जो है किसी भी पब्लिक बॉडी पे हो सकता है, किसी कॉरपोरेशन पे हो सकता है, किसी इन्फीरियर कोर्ट पे हो सकता है, किसी ट्रिब्यूनल पे हो सकता है, गवर्नमेंट पे हो सकता है, प्राइवेट एंटिटी जो पब्लिक ड्यूटी करता है उस पर भी हो सकता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कंपनी पे हो सकती है। तो नॉट लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो गया, तो दूसरा तो होगा नहीं। सो सी इज द आंसर। तीसरा क्या है, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ को वारंट। को वारंट तो क्या होता है, कोर्ट को होती है ना। इन व्हाट वारंट, है ना, समझ में आया। तो जो डिटेंशन होती है वो इलीगल नहीं हो, ठीक है, तो ये किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन पे हो सकता है, कोई जरूरत नहीं कि एग्रीड पर्सन। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी ए पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ कोर्ट। कोई भी जा सकता है, एग्रीड पर्सन के अलावा भी कोई जा सकता है, जो जरूरत नहीं कि एग्रीड पर्सन ही जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो आंसर 1 और 3 हो गया, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। अगली क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी हुई है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट दैट अ रिजर्वेशन पॉलिसी मेड अंडर आर्टिकल 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी जजमेंट में ये 16(4) पे कुछ बोला है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में ये रिजर्वेशन पे इन्होंने बोला है कि और भी बहुत सारी केसेज हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, कि आर्टिकल 335 में मेंशन है इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आपको ऐसा ना हो कि सबको रिजर्वेशन मिल जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़िशियंसी नहीं हो। तो इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में बोला है। एंड उन्होंने ये कहा है कि जो इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल लिमिट द स्कोप ऑफ आर्टिकल 16(4) प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन सर्विसेज। कि ये जो आपको ये वर्ड है, ये एक्सप्रेशन जो है, जो टर्म है कि इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको 16(4) में जो प्रोविजन है रिजर्वेशन को, उसको लिमिट कर देता है।
कि रिजर्वेशन उतनी होगी जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन इफिशियंसी हो, एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशियंसी बरकरार रहे। तो ये बिल्कुल आपको सही है। क्लियर? दूसरा है आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 335 में ये लिखा हुआ है। तो 335 कहता है कि द क्लेम्स ऑफ द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। शेड्यूल एससी और एसटी को कि जो मेंबर हैं उनको कंसीडर किया जाना है, बट विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेकिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट टू सर्विसेज। आप सर्विसेज में अपॉइंटमेंट कर रहे हो, बट आपको यह भी ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को मेंटेन करना है। समझ में आया? सो द आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन नहीं किया गया हुआ है, तो सिर्फ ये लिखा हुआ है इफिशियंसी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1 सही है, 2 गलत है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल बेंच। सोशल जस्टिस बेंच बनाने के लिए कौन बोले थे? सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिफिकेशन की गई थी, है ना। और जब एच.एल. दत्तू जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारी ऐसी केस हैं जो सोशल जस्टिस के केसेज हैं, है ना, और बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो सोशल जस्टिस की केस है उसको जो है सो जल्दी से डिस्पोज करना चाहिए, सो दैट कि लोगों को ऐसा लगे कि हमें जो राइट प्रोवाइड किया गया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमें मिल रहा है। तो इसके लिए इन्होंने अलग से एक बेंच बनाई थी, स्पेशल बेंच, सोशल जस्टिस बेंच। ये एच.एल. दत्तू जी थे। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि हु कैन बी अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? सो हमारे संविधान की 124(3) में लिखा हुआ है कि पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, इसके बाद हाई कोर्ट की जज होनी चाहिए 5 साल तक। ठीक है, ठीक है। हाई कोर्ट की जज मतलब किसी एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट की जज नहीं, मतलब 2-3 हाई कोर्ट के भी जज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि एक ही हाई कोर्ट के 5 साल होने चाहिए। देन फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट्स कम से कम 10 साल के लिए, मतलब 2-3 हाई कोर्ट के भी आप हो सकते हो, जैसे 3 साल कहीं पे काम किए 3 साल, तो 10 साल के होने चाहिए। या अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है ना, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, है ना, प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है तो उनको आपको मिल सकता है। सो एन एडवोकेट हु हैज प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 years इन अ कोर्ट who can be appointed as a judge, an advocate who can practice for at least 10 years in any court। नहीं, बिल्कुल ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जज आप बना रहे हो, हाई कोर्ट में होने चाहिए। हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट या बहुत एक से ज़्यादा हाई कोर्ट। अ जजेज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3 years, 3 year नहीं है, ये 5 year है। अ डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को अगर लग रहा है कि इसके पास ये मतलब पारंगत है, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट मतलब पारंगत है, मतलब इनको नॉलेज है, उनको अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है तो उनको बनाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सी सही है। अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस एटलीस्ट 15, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनॉमी उसकी इंश्योर करने के लिए कौन सी प्रोविजन है? वाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के समय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करता है। ये बिल्कुल सही है ना। सुप्रीम कोर्ट की जो जज होती है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, और प्रेसिडेंट जो है सीजीआई की जो अपॉइंटमेंट होती है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ सच जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। जैसे कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत होती है यहीं से, ठीक है। और बाकी जो जज होती है वो आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं बट विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई और सच अदर नंबर ऑफ जजेज, वही कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली। मैंने बताया कि 124(4) में लिखा हुआ है कि प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी पे हटाया जा सकता है मेजोरिटी ऑफ मेंबर एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। हमने बात की थी 124 के 4 में। द सैलरीज ऑफ द जजेस, तो सिर्फ ओनली, ये गलत हो गया दूसरा। द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। वोट नहीं करनी पड़ती है, ये चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो सैलरीज होती हैं, अलाउंस होती है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, लेकिन एक बार इंक्रीज कर गया तो उसको एक्सेप्ट वो घटाया नहीं जा सकता है अनलेस फाइनेंशियल इमरजेंसी हो।
all appointments of officer and staff of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी ऑफिसर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, तो गवर्नमेंट उसकी रिक्रूटमेंट नहीं करती है, उसकी रिक्रूटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, है ना। तो ये चौथा गलत हो गया। सो 1 and 3 इज द आंसर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, स्टेट की हाई कोर्ट को। तो हमारे संविधान की आर्टिकल 217 में लिखा हुआ है कि जजेज ऑफ ए हाई कोर्ट भी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। क्या हो जाएगा आंसर? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटर स्टेट रिवर वाटर, ये कौन करता है? इंटर स्टेट रिवर वाटर का। तो आर्टिकल 262 में अगर बात करें, इंटर स्टेट काउंसिल जो है 263 में है। 262 में क्या है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, है ना, और कंट्रोल ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये पार्लियामेंट बना सकती है कोई भी ट्राइब्यूनल। सो ट्राइब्यूनल सेटअप बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब इसमें इंटर एक तो ये तो बता दिया, तो इन्होंने हमारी संविधान आर्टिकल 262 में पावर दे दिया। जैसे ही पावर दिया तो पार्लियामेंट ने एक बनाई इंटर स्टेट वाटर स्टेट डिस्प्यूट एक्ट बनाई, और वो जो इंटर स्टेट वाटर स्टेट डिस्प्यूट एक्ट है वो एम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू सेटअप एन एडॉक ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट। समझ में आया? तो ISWD बनाई गई थी ये पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट 262 से पार्लियामेंट एडजुडिकेशन के लिए पार्लियामेंट को बोला कि जैसे आपको करना है कीजिए। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दी और उस एक्ट में एम्पावर्ड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ट्राइब्यूनल बनाएंगे। तो ये जो हमारी जो डिस्प्यूट होती है वो ट्राइब्यूनल जो यूनियन गवर्नमेंट सेटअप करती है। तो इसीलिए इसका यूनियन पार्लियामेंट आंसर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो 262 है उसमें ये कहा गया हुआ है कि पार्लियामेंट एडजुडिकेशन के लिए देखेगा, कुछ कानून बनाएगा, और वो कानून किसने बना दिया आपको? उस कानून को बनाया ISWD एक्ट लगा दिया, और ISWD एक्ट में यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिल गई। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। किस मैटर पे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देगा। कब देगा भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एडवाइस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कब एडवाइस देगा सुप्रीम कोर्ट? तो हमारी संविधान की जो आर्टिकल है, कौन सी आर्टिकल है? 143। यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट जो है सो सुप्रीम कोर्ट को कभी, प्रेसिडेंट को अगर लगे, है ना, तो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है, कोई लॉ हो, है ना, कोई फैक्ट हो, कुछ ऐसा लग रहा है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस में कुछ भी चीज़ें हैं, तो प्रेसिडेंट उसको जो सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन के लिए बोल सकता है कि भाई ठीक है आप देखो। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा अपने आप दे देगा, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। किसी भी मैटर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट पे जा करके वो बोल देगा कि हाँ तो ये करना चाहिए, खुद से नहीं करेगा। प्रेसिडेंट मांगेगा तो करेगा। सो इफ ही सिक्स सच एन एडवाइस, अगर प्रेसिडेंट को लगेगा, एडवाइस मांगेगा तभी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, वैसे नहीं दे सकता है। ओनली इफ द मैटर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट और सिटीजन का होगा तब देगा, नहीं। अगर प्रेसिडेंट मांगेंगे तो वो दे सकते हैं। कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट उस पर एडवाइस देगा, और कोर्ट जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट में उसको मान सकते हैं। ठीक है ना, वो भी कोई बाइंडिंग नहीं है। सो 2 ओनली इज द आंसर। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब PIL आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, तो कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये थे PN भगवती, जस्टिस PN भगवती। लेकिन जो ये PIL कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस से आई हुई है, और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो चीज़ें होंगी, जैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गई, टेररिज्म हो गई, सेफ्टी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ एडार्ड है ना, जो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहा है ना, तो वो PIL फाइल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी जो सीट थी, मतलब स्टार्टिंग जो थी, वो 1976 में कृष्ण अय्यर थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर। ये मुंबई कामगार सभा वर्सेस केस में
ये थोड़ा सा बताया था PIL के बारे में। और हुसैना खातून, हुसैनारा खातून, स्टेट बर्थ बिहार, 1970 में यहाँ पे जो इनह्यूमन कंडीशन जो प्रिजन्स के थे, जो प्रिजन जो में जो लोग रहते थे उसकी जो कंडीशन थी, है ना, ट्रायल प्रिजनर्स वगैरह की जो जेल में थे, तो उसके कारण और ये उसकी जो केस के कारण 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया था। और वही चीज़ जो है सो बाद में जस्टिस आपको, तो ये सब तो ऑप्शन में है नहीं आपकी, तो जस्टिस PN भगवती ये SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये आपको शुरू किया था। ठीक है, और इसमें है क्या कि संविधान की आर्टिकल 32 226 हाई कोर्ट के लिए और 133 कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए। तो इसमें क्या है कि कोई भी सिटीजन पब्लिक केस फाइल कर सकती है, बस ध्यान रहे कि वो सीट वो कहीं ना कहीं आपको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो। सो दिस इज द PIL। ठीक है, अब तो हर चीज़ के लिए PIL कोर्ट कर देते हैं और फिर वो फाइन भी शुरू हो गई है ना। सो SP गुप्ता केस में PN भगवती ने मेनली इसमें किया है, तो बाकी मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट, और डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो हमारी संविधान में 233 नंबर आर्टिकल में डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट की बात की गई है ना। तो इसमें कहा गया हुआ है कि कौन करेगा अपॉइंटमेंट, ये कोई भी जितनी भी आपको प्रमोशन हो, है ना, पोस्टिंग हो, अपॉइंटमेंट हो, ये कौन करेगा, गवर्नर करेगा। लेकिन गवर्नर कंसल्ट किससे करेगा, हाई कोर्ट से। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी जो कुछ क्राइटेरिया होती है कि वो किसी यूनियन स्टेट की सर्विस में नहीं हो, है ना, क्लियर, और कम से कम 7 साल तक एडवोकेट हो या प्लीडर हो, है ना। तो ये आपको याद रखना है। सो अब देखते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, नहीं, अपॉइंट उसके द्वारा नहीं किया सकता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपॉइंट नहीं करती डिस्ट्रिक्ट जज को। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये पूछ रहा है कि जो हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो क्रिमिनल कोर्ट होती है, क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं, उसमें जो सबसे टॉप पे होती है वो होती है सेशन जज कोर्ट, सेशन जज कोर्ट। दूसरा पे होता है CJM कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, और तीसरे पे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, और जो सिविल कोर्ट होती है उसमें होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज सबसे टॉप पे, फिर सबऑर्डिनेट जज, फिर म्युनिसिपल कोर्ट। ये क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है। अब हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कौन सा हो गया डिस्ट्रिक्ट में, सेशन जज की कोर्ट। समझ में आ गया, हाईएस्ट कोर्ट कौन सी हो गई, सेशन जज की हो गई। तो ये आपको पहला तो बिल्कुल सही है हमारा। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है आपको, इसमें और क्या याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जब आपको क्रिमिनल केस को सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जब क्रिमिनल केस को सुनते हैं, समझिए, तो उसको बोलते हैं सेशन जज। और यही डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल कोर्ट केस को सुनते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। समझ में आ गया, सिविल केस को सुनते हैं तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और अगर क्रिमिनल केस को सुनते हैं तो सेशन जज बोलते हैं। क्लियर, होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा है द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हम लोग बात कर चुके हैं पहले। अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी एन एडवोकेट और प्लीडर फॉर 7 ईयर स्टैंडिंग और मोर ऑन ऑफिशियल इन जुडिशियल सर्विस ऑफ द यूनियन। ठीक है, और या तो जुडिशियल सर्विस जो स्टेट की होगी उसमें। समझ में आ गया, तो ये भी आप बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि व्हेन द सेशन जज अवॉर्ड अ डेथ सेंटेंस मस्ट बी कंफर्म। सेशन जज अगर डेथ सेंटेंस दे सकता है ना, कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन वो जो सेंटेंस होगा वो हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसकी जो जुडिक्शन होती है डिस्ट्रिक्ट जज की, वो आपको सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में होती है। ठीक है ना, तो ये सारी आपको याद रखनी है। सो आंसर इज डी, ये पूरी आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट कि कौन सा सही है। ग्राम न्यायालय एक्ट, देखो ग्राम न्यायालय बनाया गया था, ग्राम
न्यायालय बनाया गया था अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंतर्गत, ठीक है, कि रूरल एरिया में आपको स्पीडी और इजी एक्सेस, जस्टिस की इजी एक्सेस हो, इसके लिए बनाया गया था। और ग्राम न्यायालय जो है उसको हेड कौन होते हैं? न्यायाधिकारी। न्यायाधिकारी होती है उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना, सीजेएम, जो जुडिशियल, चीफ जुडिशियल नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास की, अभी हमने जो बात किया था ना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना थर्ड में, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, उसकी पावर होती है, उसी की सैलरी मिलती है, सब कुछ उसी मिलती है। बट इसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है इसकी अपॉइंटमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, ठीक है। इसको भी सिविल और क्रिमिनल जुडिक्शन दोनों है। और तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि एज पर दैट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केस, होगी गलत, दोनों केस का सुन सकते हैं। द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मेडिएटर्स रिकॉन्सिलेटर्स, इसमें ग्राम न्यायालय जो एक्ट है 2008 में, उसमें ये किया गया, लिखा हुआ है कि जो न्यायाधिकारी होगा, जो वो उनको करना चाहिए ऐसा कि जितनी भी डिस्प्यूट्स हो उसको सेटल करनी चाहिए कॉन्सिलेशन से, मेडिएशन से, है ना, कॉन्सिलेटर से। और उनके लिए उनको करना है क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंसल्टेशन में एक पैनल बनाना होगा। उस पैनल में जो सोशल वर्कर्स होंगे उस विलेज के, विलेज लेवल पे, तो उनको कॉन्सिलेटर बनाया जाएगा, ठीक है ना, जो हाईकोर्ट क्वालिफिकेशन लगाएगी कि वैसे वैसे क्वालिफिकेशन वाले सोशल वर्कर को आपको क्या करेगा? अपॉइंट करेगा एज अ कॉन्सिलेटर। तो ये तो बिल्कुल सही है, सो आंसर बी ओनली, ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द दैट्स ऑल अबाउट द आपको सब्जेक्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द राइट टू चेंज वंस नेम और सरनेम, अपना नेम चेंज करना या सरनेम चेंज करना, ये कौन सी राइट होगी? राइट टू लाइफ होगी, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि राइट टू इक्वलिटी? राइट टू लाइफ 21 आर्टिकल, फ्रीडम 19(1), ठीक है, 19(1)(a), और ये राइट टू इक्वलिटी 14, कौन सी होगी? तो अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, है ना, उन्होंने कहा है कि राइट टू कीप और चेंज, अपना नाम को रखना या अपनी नाम को चेंज करना, वो आपको आर्टिकल 19(1)(a), 21 और 14 के तहत फंडामेंटल राइट है, ठीक है। लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही है समीद राव के केस में, ठीक है। तो ये तीनों आंसर होगा, तो ये आपको याद रखनी है ना, क्लियर? ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, अभी राजस्थान ने कंप्लेन किया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे हो रही है ना, इसकी तो कोकोई संविधान में है ही नहीं। तो ये इसके रिगार्डिंग ये न्यूज में था, इस पर हम बात करते हैं। आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 163 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ है। देखिए 163(1) में ये लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा विथ द चीफ मिनिस्टर एज हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर को एड एंड एडवाइज के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा। ये 163(1) में लिखा हुआ है, ठीक है। और 164 में भी लिखा हुआ है कि आपको बाकी और जो प्रोविजन मिनिस्टर की है। एक और चीज याद रखो आप कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। और गवर्नर बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उसको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर ही करेगा, बट विद द एडवाइस ऑफ, बट चीफ मिनिस्टर का एडवाइस से, ठीक है। तो आपको ना 163 ना 164 कोई भी इसका कुछ मेंशन नहीं करता है, तो ऐसा कुछ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। द पोस्ट जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है वो ऐसा माना जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर ही होगा स्टेट में, और उनको कैबिनेट मिनिस्टर का ही पावर मिलता है। तो द पोस्ट ऑफ डिप्टी में इक्विवेलेंट इन रैंक टू द कैबिनेट मिनिस्टर इन द स्टेट, भी बिल्कुल सही है, ठीक है। बट ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि पोस्टल बैलेट, बहुत न्यूज, अभी तो इलेक्शन आने वाली है तो न्यूज में ऐसी चीज़ें हैं। पोस्टल बैलेट, मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड आउटसाइड इंडिया आर एंटाइटल्ड टू वोट ओनली बाय पोस्ट, पहला ये है। दूसरा है कि वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट वोट बाय द पोस्ट।
तीसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैव द ऑप्शन टू वोट बाय पोस्ट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, ये कहीं पे भी है, इनको अगर ये पोस्ट से वोट कर सकते हैं। चलिए देखो, बहुत कम वोटर्स हैं जिनको पोस्टल वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है ना। और ये जो पोस्टल बैलेट होता है, इससे क्या होता है कि आप कहीं पे भी हो, आप वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस से आप ऑफिशियल बैलेट पेपर होता है, उसको आप इलेक्शन ऑफिसर को भेज सकते हो काउंटिंग से पहले, तो उसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आर्म फोर्स के मेंबर हैं, जैसे आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, है ना, देन फिर स्टेट की जो आर्म पुलिस फोर्स है जो आउटसाइड स्टेट मतलब सर्व कर रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जो इंडिया से बाहर है, आउटसाइड इंडिया है ना, और उनके स्पाउसेज है, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो इन पर्सन वोट नहीं कर सकते हैं, जो पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन में है ना, वो भी वोट से कर सकते हैं। तो पहला तो ये गलत हो गया कि वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट वोट, तो ये वोट कर सकते हैं। दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया, तो 1 3 तो नहीं होगा। और इसमें क्या है कि दूसरा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैव द ऑप्शन टू वोट बाय पोस्ट। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, स्पीकर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, है ना, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो पोल ड्यूटी पे हैं उनके पास ऐसा है कि वो पोस्ट कर सकते हैं, बट उनको पहले अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, कि इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। तो ये दोनों आपका सही है, सो ओनली 2 ऑप्शन इज राइट। ठीक है, समझ में आया? ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, एन इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट एज एन अमाउंट दैट इज टू बी डिपॉजिटेड विद द रिटर्निंग ऑफिसर व्हेन ए कैंडिडेट फाइल्स देयर नॉमिनेशन। जब कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करता है तो उस समय इसको जो है सो रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष में एक अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है। जैसे आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होती है उसमें 25,000 रुपये जमा करने होते हैं, और जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उसमें 10,000 होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 15,000 होती है। और अगर आपकी वोट जो है 1/6 ऑफ टोटल, जैसे बोलते हैं ना, अभी न्यूज में सुनते हो जमानत जब्त हो गई, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अगर नहीं मिलते हैं, है ना, तो 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है लॉस्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो ये तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। दूसरी है कि द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रैक्टिस टू इंश्योर दैट ओनली जेन्युइनली इंटेंडिंग कैंडिडेट्स एंड अप फाइलिंग द नॉमिनेशन टू बी पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये बिल्कुल सही है। इसका जो मेन पर्पस था कि जो, जैसे मान लीजिए अगर फ्री में था तो कोई भी खड़ा हो जाता, तब तो 25,000 रुपये और 10,000 है तो लोग सोच के खड़ा होगा, है ना। तो ये आपको आरपीए में मेंशन किया गया कि डिफरेंट इलेक्शन के लिए डिफरेंट जो है सो अमाउंट। द आरपीए एक्ट जो 1950 मेंशंस दैट द अमाउंट रिमेन्स सेम फॉर ऑल। नहीं, सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट और सेकंड सही है, ओनली 2। समझ गए? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री के लिए 25,000 है, और असेंबली इलेक्शन के लिए 10,000 है, प्रेसिडेंट के लिए 15,000 है। ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि द इलेक्शन कमीशन रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन ग्रांट देम रिकॉग्निशन एज नेशनल और स्टेट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर। कैसे देती है, मतलब कि नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी कैसे देती है? पोल परफॉर्मेंस पे देती है, कि नंबर ऑफ इलेक्शन कंटेस्ट, कितना इलेक्शन लड़ा उस पर, या कैडर स्ट्रेंथ उनका कैसा है, या फाइनेंशियल बैकिंग कैसा है। तो इसमें क्या होगा, पोल परफॉर्मेंस या नंबर ऑफ इलेक्शंस कंटेस्टेड, या कैडर स्ट्रेंथ, या फाइनेंसिंग बैकिंग। तो फाइनेंशियल बैकिंग और कैडर स्ट्रेंथ पे तो देती नहीं है, पोल की जो परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग देती है। ठीक, समझ में आया? जैसे कि आपको अगर जैसे मान लीजिए कि नेशनल पार्टी की बात करें, नेशनल पार्टी, ठीक है, ये भी नहीं होगा ना, पोल परफॉर्मेंस तो ओनली 1 इज द राइट, है ना। सो नेशनल पार्टी जो है 2% सीट, अगर मान लीजिए लोकसभा में 3 स्टेट से, तो 2% सीट इन लोकसभा कम से कम 3 स्टेट से। या दूसरा है कि लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, 6% ऑफ वोट्स इन किसी भी 4 स्टेट में, 4 स्टेट में, या 4 लोकसभा सीट। और तीसरा है कि स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट। अभी जो हैं, जो पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनपीपी, आप, ठीक है, और बस यही है शायद अभी सारे, सीपीआईएम 1 2 3 4 5 6 है ना। यह है पूरी आपको डिटेल दी हुई है। ठीक है,
ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सी सेट क्वेश्चन। ठीक है, सो सी सेट क्वेश्चन है 3 to the power 2019 इज डिवाइडेड बाई 10, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। देखो, कोई भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट वन डिजिट होगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो होगा रिमाइंडर। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट टू डिजिट। क्लियर? तो ये आपको अगर पता होगा तो अब हमें इसकी यूनिट डिजिट पे क्या होगा वो निकालनी है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पे निकालने के लिए 3 to the power 2019 है। अगर हम 3 to the power 1 करते हैं तो 3 साइक्लिसिटी अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा 3 to the power 2 करेंगे तो 9, 3 करेंगे तो 27, मतलब लास्ट डिजिट 7 हो गया। 3 के बाद 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, है ना, तो 1 हो गया। और फिर 3 to the power 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 243, मतलब 3, मतलब अब देखो फिर 3 से करेंगे तो 9, 7, फिर 1, फिर 3, तो ये आपको रिपीट करता जाएगा। ठीक ना, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है ना। तो क्या हम 3 to the power 2019 को ये लिख सकते हैं 3 into 4 into 504 इंटू 3 to the power 3। कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये 2016 हो जाएगा और +3 2019, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। ठीक है, तो अगर ये तो 1 हो गया, है ना, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी 1 होगी, है ना, 4 बार आएंगे तो फिर 1 हो जाएगा। और इसकी जो होगी 3 3 जा, तो ये हो जाएगी 27, तो 27, इसकी लास्ट डिजिट 7 और इसकी 1, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी 7 आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। तो ये आपको साइक्लिसिटी पे होती है ना, ये क्वेश्चन आसान है। आपको बस पता ये होना चाहिए था कि कोई भी नंबर होगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लास्ट डिजिट होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट होगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट ये होगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ एक क्वेश्चन है 91 into 92, ये आपको 93 से लेकर के 94, 95, 96, 97, 98 और 99। देखिए इसमें दिमाग आपको यही लगाना है, 1261 से डिवाइड करना है और आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है, रिमाइंडर पूछा जा रहा है। अब इसमें देखिए, तो अब ये किसी से कटने वाला है कि नहीं, तो अब इसको कटने के लिए कैसे देखते हैं। तो आप देखिए जितनी भी प्राइम नंबर है वो लिखिए, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 9 भी मत लिखिए, 3 लिख दिया तो हो गया, 11, 13, फिर 17, है ना, फिर 19, इतने पर रखिए। 2 से कटेगा नहीं, 2 1 3 6 9 1 10, अगर समेशन अगर 3 से कटने वाला नहीं है, अगर पूरे डिजिट की समेशन, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 भी हटा दीजिए। 5 से तो होगा नहीं, दिख रहा है। अब 7 से हम लोग चेक कर लेते हैं। 7 से 7 1 जा 7, 56 बचा, 7 7 जा 49, बचा 71, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से देख लेते हैं हम लोग डिवीजन करके, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखते हैं कि ये कुछ फैक्टर है कि नहीं किसी चीज़ का। तो 11, फिर 16 हुआ, फिर 11, फिर ये 51 हुआ, तो ये भी कट नहीं रहा है, तो 11 से भी नहीं होता है। अगर हम 13 से 1261 को क्रॉस कोशिश करें काटने का तो क्या होगा। 13 से अगर हम लोग कोशिश करते हैं इसको काटने का तो क्या होगा, तो सी 13 9 जा, है ना, 117, बचा 91, 7 जा, मतलब क्या हो गया कि ये आपको 13 से कट रहा है। वाई प्राइम नंबर से हमने देख लिया, तो प्राइम नंबर से देखा तो 13 इंटू 97 ये लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप 13 इंटू 97 लिखेंगे तो 97 कट जाएगा, और 13 से 13 7 91 कट जाएगा, तो इसमें डिविजिबल का कुछ होगा नहीं। तो डिविजिबल पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर, तो पूरी तरह से अगर डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर कहाँ से होगा, तो 0 रिमाइंडर होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो आपको रिमाइंडर 0 होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ है कि अब एग्जामिनेशन हॉल में कैसे पता चलेगा कि सर ये 13 से कटा हुआ, ये आपको ये वाली ठीक करनी पड़ेगी। थोड़ा दूर जाओगे तो 13 के बाद 17 19 करके कहीं ना कहीं आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर छोड़ देना आप, है ना। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अभी देखो 100 से डिवाइड करनी है, तो 100 से डिवाइड करनी है तो आपको क्या है, मैंने अभी बताया कि लास्ट 2 डिजिट आपको चाहिए, कोई भी नंबर को 100 से डिवाइड लास्ट 2 डिजिट। पहले आप देखते हैं कि कुछ कटने वटने वाला है कि नहीं, सो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो क्या इसको मैं 17 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 17 5 85, 87 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही प्राइम नंबर है। 89 को ऐसे छोड़ देते हैं, 91 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये आपको 95 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या, और ये 19 6 है, तो 16 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो 100 है। अब बेसिकली हो क्या रहा है ना, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 5 25 और ये 4 है। अगर इस तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 तो ऐसे ही कट जाएगा, तो रिमाइंडर तो आपका
पूरी तरह से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको 1 10 के लिए 1 5 और 1 2 चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो भी कहीं पे पूछता है। तो जितने पेयर 5 और जितने पेयर 2 होगा तो उतने नंबर ऑफ जीरो हो जाए। समटाइम इट आस्क्ड कि भाई कितने जीरो होंगे। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कितने जीरो होंगे, तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में आपको 2 5 है ना, तो इसके जो मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 जीरो होगी, है ना। 2 5 ही है, 2 ही 5 है, 2 तो बहुत है ना। यहाँ पे 2 कितने हो जाएंगे देख लीजिए, बहुत सारे 2 हैं। 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 3, है ना। तो 2 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 2 है, लेकिन 2 तो 5 तो 2 ही है। तो अगर नंबर ऑफ जीरो इस मल्टीप्लिकेशन में पूछेंगे तो 2 ही होगा, क्योंकि 1 5 और 1 2 का पेयर जो होगा उतने जीरो होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने बताया। एक क्वेश्चन है कि नंबर एन इज फॉर्म बाई राइटिंग 9 for 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ एन। देखिए इसको अगर सिंपल से बनाओगे तो आप ऐसे बनाओ, 9 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं हुए तो पूरी तरह से पूरी जो है पूरी का पूरी रिमाइंडर ही हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी के पूरी आपको रिमाइंडर हो जाएगी। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर आप 99 को करो, 99 को करो, तो 99 को अगर 13 से डिवाइड करते हो तो ये आपको 13 क्या हो जाएगा, आपको 7 जा 91, तो 8 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह अगर 99 को इसको करोगे 13 से तो ये 11 रिमाइंडर बचता है। फिर 9 4 बार 9 को लिखते हो, 13 से करते हो तो ये 2 रिमाइंडर बचता है। 5 बार 9 को अगर करते हो बट 13 से करते हो तो आपको 3 रिमाइंडर बचता है। और यही अगर 6 बार 9 करते हो, है ना, बट्टे 13, तो ये 0 रिमाइंडर बनता है। मतलब हर 6 9 का 0 हो जाएगा, हर 6 9 का 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। और इसी तरह जो है सो फिर से आपको चलता रहेगा। क्लियर, समझ में आया। तो ये चीज़ें हो गई। अब क्या है, अब आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि ये 6 बार 9 है, ठीक है, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा 12 बार से लेकर के 99 टाइम तक 9 चलेगा। अगर आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो ये 6 बार का 6 बार तो कट गया, फिर ये 6 बार का 6 बार कट गया, तो ऐसे 6 करके 96 9, 6 9 है ना, 6 9 हो गया, 3 3 6 3 3 6, ऐसे करके आपको ये यहाँ तक पूरा कट जाएगा, है ना। ये 16वां टाइम आ जाएगा ना, 9 6, है ना। ये 6 ये से कटता चला जाएगा, 6 6 9 जो है सो कटता चला जाएगा। लास्ट में हमारा जो बचेगा 3 9 बचेगा। तो 3 9 का 3 9 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा आता है, 11 होती, तो आंसर 11 हो जाएगी। समझ में आई आपको। 16 इंटू 6 है ना, 16 बार अगर 6 6 होगा तो उसका तो 0 हो जाएगा ना। 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर, फिर ये बच ऊपर से आएगा, ये भी 0 रिमाइंडर, ऐसे 0। लास्ट में ये 9 3 9 बच 99 है ना, 96 चला गया 9, तो उसको अगर 999 को 13 से करेंगे तो 11, तो ये 11 आंसर हो गया। सबसे आसान वे में आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा 2 टू द पावर 192 है और इसको डिवाइड किया है 6 से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने की बात करते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना था, क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ध्यान आपको ये रखना है कि 2 टू द पावर 192 है, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला याद रखना कि ए एक्स प्लस वन कोई नंबर इंटू एक्स का पावर n बाई ए हो, या ए एक्स माइनस वन टू द पावर n बाई ए हो, तो ये रिमाइंडर जो होती है वो +1 होती है, और यहाँ रिमाइंडर जो होती है -1 होती है, और r-1 को हम a-1 लिखते हैं। अब इसको कुछ भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि अगर 37 टू द पावर 1 2 3 4 5 बाई 9 हो, तो इस केस में आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 4 प्लस 1 टू द पावर 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाई 9, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होगा वहीं पे ये नंबर होना चाहिए। तो इस केस में अगर रिमाइंडर की बात करें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 है ना, तो 1 रिमाइंडर हो जाएगी। अगर वही माइनस रहता, जैसे मान लीजिए कि अगर 65 टू द पावर 99 होता, तो इसको लिख सकते थे 11 इंटू डिवाइड बाई अगर 11 होता तो 11 इंटू 6 -1 लिख सकते हैं। वाई आई रोट 11, ठीक है, क्यों नहीं 80 64 किया, क्योंकि हमें डिवाइड किया है 11 से, तो ये टू द पावर 99 होगा। तो ये -1 टू द पावर -1 है और ये 99 है, तो हमने क्या किया है कि ए एक्स -1 बाई ए का 9n होगा, तो रिमाइंडर -1 होगा, और रिमाइंडर -1 को मैंने क्या बोला है, इसको a-1 लिखेंगे, तो 11 - 1 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाता है 10। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में, ठीक है। तो उसी तरह आपका जो ये क्वेश्चन है 292 है, उसको देखते हैं। अब इसको 6 से भाग देना है, तो ठीक है 2192 का बारे में, है ना, 2192 डिवाइड बाई 6। सो कैन आई राइट 2191,
है ना, इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको हम 6 बनाना चाहते हैं, क्योंकि 2 है तो 3 माइनस 1 हम कर सकेंगे, इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अब 2 टू द पावर 191 है, डिवाइड बाई 3 हो गया। नाउ कैन आई राइट, अब इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ 3 माइनस 1, है ना। सो 3 माइनस 1 हो जाएगा, नहीं कितने से भाग देना है, 3 से भाग देना है, तो 3 माइनस 1 टू द पावर 191 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हमने इसको बोला है कि रिमाइंडर में 3 माइनस 1 कर देंगे, a-1 मैंने बताया है। सो 3 माइनस 1 इट्स 2, -1 तो कुछ होता नहीं है ना रिमाइंडर में, तो ये 3 माइनस 1 है, 2 हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग इसमें 2 आंसर लिख के आए हैं, बट 2 नहीं। आप ये भी चीज़ देखो कि यहाँ पे हमने 2 कट कट किए हैं, यहाँ पे जो है सो 192 था, है ना, 2 ऊपर नीचे कट किए हैं। तो जो भी आपको रिमाइंडर आया है, क्योंकि हम तो इसको 3 करने के लिए इसको कट किए थे, तो जो भी इसको आया है उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मान लीजिए सिर्फ आप इसी का निकालें तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। सो द आंसर इज 4, तो इसकी आंसर जो होगी वो 4 होगी। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, सो जो 7 डे की जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दिस इज़ द मैथ्स की क्वेश्चन है। देन फिर आपको ये पॉलिटी की क्वेश्चन है, और ये जो है आपको करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। ईडी बहुत न्यूज में रहती है, इसलिए करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो आपको डे 6 में दिया गया था उसकी सॉल्व, कि 136 को अगर V5B7 से ऐड करते हैं, जैसे इट्स 136 और 5B7, तो ये सम जो आती है वो 7A3 आती है, वेर A B आर इंटीजर्स, है ना। इट इज़ गिवन दैट 7A3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 7A3 डिविजिबल 3। मैंने अभी कहा था कि अगर 3 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब है कि 7 + 3 + A ये डिविजिबल होगा 3 से, है ना, तभी ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। तो कितनी हो जाएगी, 10 + A। ये तब डिविजिबल होगा कि जब A की वैल्यू या तो 2 हो या 5 हो, है ना, या और क्या हो सकता है, क्योंकि 12, 15 और 18, है ना, तो यही डिविजिबल होगा। तो A की वैल्यू या तो 2 होगी या 5 होगी या 8 होगी। अब अगर 6, 7, 13 का 3 बचा है, इसमें क्या 1, है ना, तो 3, 1, 4। सो 4 + B = A, है ना, 4 + B = A। तो अब 4 + B में तो अब 2 तो हो नहीं सकता है A की वैल्यू, है ना, 4 प्लस कुछ देंगे, तो या तो अगर B की वैल्यू 1 रखें, है ना, B की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, या B की वैल्यू तो 4 + 1 = 5 हो जाएगा, है ना, A की वैल्यू, या 4 + 4 रखेंगे, है ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यही है ना, 4 + 4 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, B की वैल्यू। तो B की वैल्यू या तो 1 रखेंगे या 4 रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि 5 और 1 6 है, क्या है, 5 और 1 6 है, बट यहाँ पे 7 है। इसका मतलब 4 + B में कुछ ऐसा जोड़ा गया है, B में कुछ ऐसा जोड़ा गया है जिससे 1 हासिल आएगा। समझ में आ रहा है? तो B में क्या जोड़ सकते हैं, 6 जोड़ सकते हैं, 6 हो सकता है, ठीक है। तो A की वैल्यू 0 आएगी, 4 × 10, ठीक है। या B में क्या दोगे, 7 × 4 = 11, तो A की वैल्यू 1 आएगी। या 8 × 4 = 12, तो 8 × 4 = 12 का 2, फिर 2 आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये आपको, अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 8 B की जगह और इसकी 2 जगह पे करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर, मतलब B की जगह पे 8 और A की जगह पे 2 देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए इसमें आंसर जो होगा वो, समझ में आया ना, 4 + 8 = 2, ठीक है। तो यहाँ पे A की जगह पे 2 हो सकती है ना, ठीक है ना। 4, 8, 12, 12 का 2, ठीक है। तो A की वैल्यू 2 और 8, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में क्या सही है। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन इन्वॉल्विंग द प्राइम मिनिस्टर इन हिज कैपेसिटी द हेड ऑफ द कैबिनेट। ऐसा कुछ है क्या प्राइम मिनिस्टर का, इट इज़ द मेनली रिस्पॉन्सिबल फंक्शन इन्वॉल्विंग प्राइम मिनिस्टर इन हिज कैपेसिटी हेड ऑफ द कैबिनेट, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसको सेक्रेटरियल असिस्टेंस देती है और प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देती है, और पॉलिटिकली ये हेड होती, पॉलिटिकली जो प्राइम मिनिस्टर पीएमओ के हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पॉलिटिकली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद क्या है, तो दूसरा एक तो सही है, दूसरा है कि द पीएमओ एंजॉय नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर अ डिपार्टमेंट स्टेटस अंडर गवर्नमेंट। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट इसका जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 में इसको डिपार्टमेंट की स्टेटस दी गई हुई है, स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये तो भी गलत हो गया, है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया।
द नेशनल ऑथोरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में आती है। जो नेशनल ऑथोरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है वो आपको केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000 के अंतर्गत आया है। और इसका काम जो है कि टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ कन्वेंशन, ठीक है ना, तो उसके लिए है कि केमिकल वेपन्स का डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पिलिंग के लिए, प्रोविजन के लिए ये है, ठीक है ना। और ये जो आती है ये पीएमओ के अंदर नहीं आती है, इट्स अ ऑफिस इन द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ एक सही है, बाकी सारी गलत है। बाकी मैंने आपको डिटेल दे दी है, पीएमओ न्यूज़ में रहती है। अगला क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मेकिंग रिकमेंडेशन टू द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू गुड्स और सर्विस टैक्स के इशू के रिलेटेड। तो ये बिल्कुल सही है। और ये 279 ए में है ना। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जीएसटी काउंसिल कंडक्ट की जाती है, ठीक है। दूसरा है द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द यूनियन। काउंसिल की जो रिकमेंडेशन होती है बाइंडिंग नहीं है। देखिए, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, है ना। जो काउंसिल जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो है सो फाइनेंस रहती है सेंटर से। और हर स्टेट अपने एक मिनिस्टर को फाइनेंस के जो इंचार्ज में होंगे, है ना, या कोई भी और मिनिस्टर को नॉमिनेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 2022 में कि यूनियन ऑफ इंडिया की जो केस हुई थी मोहित मिनरल्स के से, तो उसमें ये दिया गया था कि गुड्स और सर्विस टैक्स काउंसिल ओनली हैव परसुसिव वैल्यू एंड कैन नॉट बी बाइंडिंग ऑन द सेंटर और स्टेट। और उसको जो सेंटर और स्टेट पे कुछ बाइंडिंग नहीं है। तो रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग, तो ये बिल्कुल सही है। सो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। और ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, डोंट गिव अप, ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ सून एंड देन यू विल बी ग्लैड यू डिडंट क्विट। अभी आपको क्विट नहीं करनी है ना। जब आपको एक समय होगा जब आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा किया कि छोड़ा नहीं, है ना, तो कीप इट अप, लगे रहो, है ना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। और दिस इज़ द यूट्यूब चैनल, ठीक है, वहाँ पे आप इसको लेक्चर देख पाओगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।